नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोमेटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं रिवीजन मॉक टेस्ट 4। हमारे इस एंटायर सीरीज ऑफ रिवीजन मॉक टेस्ट के अंदर में ये चौथा वीडियो है। हमने इसके पहले आपको 12 चैप्टर वाइज वीडियोस दे रखे हैं, जिसको कि मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपका NISM 5A का एक सर्टन तैयारी हो जाएगी। एंड आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू ऑल दोज वीडियोस देन यू शुड स्टार्ट दीज रिवीजन मॉक टेस्ट and I'll help you with 25 questions in each of the mock test। मैं जनरली अपने ऑडियंस को सजेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को आप पॉज कर करके देखिए, ताकि जब मैं आपके सामने क्वेश्चन सामने रखूं तो बिफोर यू लिसन टू द आंसर दैट आई गिव यू शुड फर्स्ट नो व्हाट द आंसर इज एंड देन यू शुड ट्राई एंड टैली कि आपका जवाब सही था कि नहीं। तो आइए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। सोचिए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इसको। एसेट एलोकेशन क्या होता है? जब हम एक इन्वेस्टर का ओवरऑल पोर्टफोलियो को इक्विटीज, डेट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज वगैरह वगैरह अलग अलग एसेट क्लास में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। तो दिस प्रोसेस, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड माइनिंग कंपनीज। अब देखो, गोल्ड माइनिंग कंपनीज क्या होती है? गोल्ड माइनिंग कंपनीज तो एक तरह से एक इक्विटी है एक पर्टिकुलर कंपनी का। तो एक गोल्ड का सेक्टर फंड है, सेक्टरल फंड है, वो गोल्ड कंपनी से पैसे लगा सकता है। ELSS फंड या बैलेंस फंड अपने इक्विटी पोर्शन में डेफिनेटली गोल्ड कंपनी से पैसे लगा सकते हैं। लेकिन गोल्ड ETF जो है, गोल्ड ETF क्या करता है? वो गोल्ड को ट्रैक करता है, वो गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से आपको रिटर्न बनाने की कोशिश करता है। दे डू नॉट इन्वेस्ट इनटू gold mining companies. So which of them are not, which of these following options cannot invest in gold mining companies? Answer है gold ETF। explanation मैंने आपको सामने समझा रखा है। Next question, for the next 30 days after a NFO offer closes an investor can buy units at face value, और face value जनरली 10 रुपए का होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं दोस्तों। आपको पता है कि आफ्टर अ यूनिट रीलिस्ट्स इटसेल्फ, जब उस का ट्रेडिंग जब स्टार्ट हो जाता है, जब वो यूनिट जब वापस से ओपन मार्केट में आ जाता है आफ्टर दी NFO क्लोजेस, उसके बाद जो प्रिवेलिंग प्राइस होता है उसके अंदर में आपको यूनिट मिलते हैं। मतलब अगर आपका 10 रुपए का NFO जो आया था वो अगर एक हफ्ते बाद बढ़ के 10 रुपया 2 पैसे का हो गया है, और अगर आप उस दिन परचेज करने जाएंगे तो आपको 10 रुपए 2 पैसे के नैव पे आपको यूनिट्स मिलेंगे, ना कि 10 रुपए के नैव पे। सो इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज आफ्टर NFO मतलब पोस्ट NFO जो प्राइस पे बाई होगा वो प्रीवेलिंग नैव का होगा। चौथा क्वेश्चन, इज रियल एस्टेट फंड अ फिजिकल एसेट और अ फाइनेंशियल एसेट? फिजिकल एसेट फाइनेंशियल एसेट को मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल एसेट वो एसेट होता है जिसको आप टच कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और गोल्ड। बट फाइनेंशियल एसेट इज जो कि पेपर फॉर्म के अंदर में होता है और आपको उस एसेट से लिंक्ड आपको रिटर्न्स बना के देते हैं। सो जब हम रियल एस्टेट पे पैसे लगाएंगे तो वो फिजिकल एसेट है, लेकिन अगर हम कोई रियल एस्टेट फंड में अगर हम पैसे लगाते हैं तो वो एक फाइनेंशियल एसेट है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if an institutional investor is making application for investing in mutual fund, what additional document is required? ये याद रखिएगा, for institutional investors आपको अलग से एक बोर्ड रेजोल्यूशन देना पड़ता है every time you want to make an investment। Next question, dash strategy is supposed to be a risky strategy of asset allocation। अगेन याद करिए, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एक होता है और एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता है। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि हमने एक लॉन्ग टर्म व्यू से कहा कि भाई इस कस्टमर का, इस इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट मान लीजिए अग्रेसिव है, हम उसको 80% इक्विटी देंगे, 20% डेट देंगे। हम इसको बार बार छेड़छाड़ नहीं करते, हम ज्यादा से ज्यादा इसको रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। लेकिन टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है कि मुझे शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि अभी मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स फॉल करने वाले हैं, इसलिए मैं डेट में एलोकेशन देना चाहता हूँ। This can be true, this might not end up being true. So this is always a risky strategy of asset allocation। तो इसका जवाब होगा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। जनरली टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो है वो सीजन्ड इन्वेस्टर्स को देना चाहिए जिनके पास में एक बड़ा इन्वेस्टेबल कॉर्पस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिगार्ड्स द कट ऑफ टाइम, द टाइम व्हेन इट इज सबमिटेड टू POA इज रेलेवेंट, नॉट द टाइम व्हेन द इन्वेस्टर सबमिट्स अ रिक्वेस्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर। ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब मान लीजिए एक इन्वेस्टर आया और उसने मुझे एक चेक साइन करके दिया, मान लीजिए एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके दिया सुबह 10 बजे, तो क्या उसकी टाइम स्टैंपिंग मैं करूंगा? जी नहीं। मैं जा करके एक पर्टिकुलर फंड हाउस में उसको जब जमा करूंगा या RT के पास जब जमा करूंगा तब वहां पर वो टाइम स्टैंपिंग करेगा, और जब उस POA के पास में मैंने सबमिट किया तब उस समय का
देखा जाता है कि वो 3 बजे से पहले का है कि 3 बजे के बाद का है, जो कि कट ऑफ टाइमिंग है। अगर 3 बजे से पहले का है तो सेम डे का नैप दे दिया जाएगा, अगर 3 बजे के बाद का है तो नेक्स्ट वर्किंग डे का नैप मिलता है। सो the time when it is submitted to the POA यानी कि AMC या RTA, that is relevant, not when the investor is coming and giving me a form, right? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एन एल्डरली कपल हु हैव नो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, बताइए उनको पैसे कहाँ लगाने चाहिए? आपको पता है इक्विटी फंड्स के अंदर में वॉलेटिलिटी होती है, रिस्क होती है, तो जनरली जो इन्वेस्टर्स अपने एक्यूमुलेशन फेज में होते हैं हम उनको इक्विटी फंड्स में पैसा लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन एक एल्डरली कपल है जिनके पास में कोई और अर्निंग सोर्सेज नहीं है और सिर्फ इसी पे डिपेंड करते हैं, वो वॉलेटिलिटी नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनका पैसा जनरली सेफ एंड सिक्योर जगह पर लगाना चाहिए जो कि डेट फंड से होता है, राइट? सो इस सवाल का जवाब होगा डेट फंड्स। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सोर्स द डेटा रिक्वायर्ड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ एमएफ्स, मोस्ट डैश ऑफर फ्री टूल्स ऑन देयर वेबसाइट, बताइए। एएमसीज भी आपको फ्री टूल्स देती हैं जहां पर आप अपने उनके हर स्कीम्स का आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस फॉर एग्जांपल आप फिनोमेटिक में भी आकर के फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो, या एमएफ रिसर्च कंपनी जैसे आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com पे जाकर के भी स्कीम्स के कंपैरेटिव परफॉर्मेंस को आप देख सकते हो। सो ऑल दीज थ्री प्लेसेस will provide you with the required information to help you select a good scheme, right? आगे बढ़ता हूं, गोल्ड ईटीएफ्स कैन नॉट बी बॉट बाय रिटेल इन्वेस्टर्स, ऐसा क्या सही है? जी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। गोल्ड ईटीएफ हर रिटेल इन्वेस्टर बाई कर सकता है क्योंकि इसका जो मिनिमम ट्रेडेड क्वांटिटी होता है वो 1 यूनिट होता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड ऑफर वेरियस प्लान्स एंड ऑप्शंस इन अकॉर्डेंस टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। अभी देखो, जब मैं प्लान्स एंड ऑप्शंस बता रहा हूं तो प्लान क्या होता है? डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। और ऑप्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो होता है ग्रोथ प्लान या फिर आईडीसीडब्ल्यू पे आउट या आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो जो म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं वो क्या प्लान्स एंड ऑप्शंस देते हैं एज पर द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर? जी नहीं। Mutual funds actually offer different scheme types, which can be a large cap fund or a mid cap fund or small cap fund. So from that perspective, the answer to this question is false, right? The mutual fund have various schemes to suit the various requirements. Plans and options are just part of those schemes, right? आइए next question. The dividend received by a mutual fund investor will be taxed at the rate of 12.5%. True है कि false है? इसका आंसर होगा false. As per the recent budget which was passed in February 2020, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया और कहा कि भाई आपको जो डिविडेंड आएगा आप अपने टैक्सेबल इनकम में उसको जोड़ दीजिए और आपका जो भी डिफरेंशियल मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है आप उस रेट ऑफ टैक्स पे आप डिविडेंड्स पे टैक्स देंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडेक्स फंड हैज अ बीटा ऑफ 1, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? बीटा क्या होता है? हम जब इन कंपैरिजन टू मार्केट अगर हम फंड का देखते हैं कि फंड ज्यादा वोलेटाइल है कि कम वोलेटाइल है, उसको मेजर करने का तरीका होता है बीटा। और अगर बीटा अपने बेंचमार्क से ज्यादा, अगर एक स्कीम अपने बेंचमार्क से ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका बीटा मोर देन 1 होता है, अगर वो लेस वोलेटाइल है तो उसका बीटा लेस देन 1 होता है। लेकिन जो इंडेक्स फंड होते हैं दे ट्राई टू रेप्लिकेट देयर बेंचमार्क एंड हेंस इंडेक्स फंड्स का बीटा हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, बताइए सेबी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था। म्यूचुअल फंड्स सेबी आपको SID और SAI यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने को कहता है बिफोर यू एक्चुअली मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स। 15th क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म डेट फंड्स वुड बी सेंसिबल इन अ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? सो दोस्तों याद करो मैंने क्या कहा था कि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है, बॉन्ड प्राइस बढ़ने से क्या होगा? आपको मार्क टू मार्केट गेन्स मिलेगा। तो अगर आपका डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो मतलब जहां इंटरेस्ट रेट्स फॉल करने वाले हैं तो वहां तो आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में पैसे लगाने चाहिए ताकि वो आपको मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स दे और आपको मोर देन द YTM आपको वो रिटर्न्स बना के दे दें। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्रू। 16th क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज टू अ फंड, बताइए। सो ऑप्शन ABCD आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, इसका जवाब होगा एक्सपेंसेस टू मैनेज अ फंड। अभी आप एक फंड मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, उसको सैलरी पे कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस यू कैन
चार्ज टू अ फंड। पहले एक समय था जब आपको एक नया फंड लॉन्च करना होता था तो उसको भी आप चार्ज कर सकते थे, लेकिन अब वो सब चीजें नहीं कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्लिप्स, जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए आपको एक एडिशनल परचेज फॉर्म आप दे रहे हो या रिडेम्पशन फॉर्म आप दे रहे हो, ये जो ट्रांजैक्शन स्लिप्स होते हैं ये कौन यूज करता है? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, एनएफओ इन्वेस्टर? जी नहीं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिनका ऑलरेडी एक फंड हाउस में एक फोलियो बना हुआ है, वो ट्रांजैक्शन स्लिप्स के थ्रू एडिशनल परचेज वगैरह कर सकते हैं, राइट? आओ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। 18th क्वेश्चन, while selling mutual fund products of the distributors group affiliates, the distributor shall make disclosure to the customer कि भाई इसमें मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो आप इसको समझ करके ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। ये चीज क्या ट्रू है कि फॉल्स है? जी हाँ सर, ये ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट्स अपने एच बैंक के कस्टमर से करा रहा है, तो उसको हमेशा अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को बताना जरूरी है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स आर कंस्टिट्यूटेड एज डैश एंड देयरफॉर दे आर गवर्न्ड बाय डैश। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, याद करो। चैप्टर नंबर 3 में हमने कहा था म्यूचुअल फंड्स हमेशा ट्रस्ट के हिसाब से बनते हैं और ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 द्वारा गवर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सेशन इन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो एसआईपी, इट इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग 4 पीपल? तो याद रखिए ये जनरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए होता है एंड एनआरआईज आर पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ओनली। सो एनआरआईज को भी अगर वो लेस देन 50,000 रुपीज अ ईयर अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए उसने 2,000, 3,000, 4,000 की एसआईपी स्टार्ट की, तो उसके अंदर में उनको रिलैक्सेशन इन डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, राइट? आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, एवरी ट्रस्ट हैज बेनिफिशियरीज। बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है? जी हाँ सर, स्टेटमेंट आंसर आपके स्क्रीन पे आ ही गया, ये ट्रू है। एंड म्यूचुअल फंड जो कि एक ट्रस्ट की तरह बनता है, इसके बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? इसके बेनिफिशियरीज होते हैं इन्वेस्टर्स यानी कि यूनिट होल्डर्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अराइजेस ड्यू टू अ डिफरेंस इन प्राइस मूवमेंट ऑफ द डेरिवेटिव vis-a-vis दैट ऑफ द सिक्योरिटी बीइंग हेज्ड। बताओ कौन सा रिस्क आता है? इसका जवाब होगा बेसिस रिस्क। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। आज मान लीजिए मैंने निफ्टी का कैश खरीदा और निफ्टी का फ्यूचर मैंने बेचा, तो जो डिफरेंस आया मैंने उसके बेसिस पे रिटर्न बनाने की कोशिश की। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, मतलब बिफोर द एक्सपायरी कम्स, दिस स्प्रेड can actually increase or it can decrease. If the spread increases, तो क्या होगा? मैं शायद प्रॉफिट कर रहा हूँ, और वही अगर स्प्रेड डिक्रीज कर जाता है तो शायद मैं लॉस कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो रिस्क जो आ रहा है, इसको हम कहते हैं बेसिस रिस्क, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी? बताइए वो कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में? आंसर इज 10% ऑफ द नेट एसेट्स। याद करिए जो हमने जनरल इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन गाइडलाइंस बताए थे, मैंने कहा था कि एक म्यूचुअल फंड हाउस अक्रॉस ऑल इट्स स्कीम्स कैन नॉट बाई मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 24th question, a board resolution is not required for an institutional investors to invest in mutual fund if MOA and the articles allow them। क्या ये ट्रू है? जी नहीं, ये फॉल्स है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, उनको एक बोर्ड रेजोल्यूशन देना कंपलसरी है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एज सेबी हैज बैन डैश, द सेल प्राइस ऑफ अ एमएफ यूनिट इज द सेम एज नैव। तो ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं आपको बताता हूँ। 2013 में सेबी ने एंट्री लोड को बैन किया था, जिसके वजह से जब हम कोई म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने आते हैं, तो जो उसका प्रिवेलिंग नैव होता है, हमको उसी नैव पे हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। सो आंसर आपके स्क्रीन पर है। So that's it दोस्तों. This is a standard slide that I have shown in all my videos, that I always encourage you to go and read the NISM workbook, as well as I suggest that you go through all our videos for all the chapters that we have made, and it will really help you in preparing for the exam. My name is Hitesh Shin and I run this company called Phenomatic Fintech Services Private Limited. हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इसी तरह से हमारे साथ में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह चीज़ों में हमारे साथ काम करते हैं थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इतना याद रखिएगा, टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस you need to first clear the NISM 5A examination and then become a ARN holder or EYN holder. We as a company facilitate you in clearing this exam and then associating with us. So that's it from me right now. अगर आपका कोई भी सवाल होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे
ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। अपने फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।